and once again welcome back to DMBAT English Medium Group Tuition, or we can say Ranked channel. So today we are going to discuss about chapter number 6, life processes. Okay, from the NCERT syllabus बच्चों एक चीज काफी सही से समझ लो कि लास्ट वीक तक लेक्चर हमारे इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि आप लोगों की वेडनेसडे और थर्सडे को मैथ्स की एग्जाम थी। तो मैथ्स को काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसका रिजल्ट अच्छा लाने के लिए हमने एक वीक के लिए आपके ऊपर सिर्फ मैथ्स का ही कंपार्टमेंट रखा था। ठीक है, तो जो बात समझ में आ गई। तो इस वीक से हम लोग वापस रेगुलर हो गए, वापस फिर से शुरू कर रहे हैं अपना साइंस, जिसमें हम इस बार शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, बायोलॉजी क्या होता है, वो बात हम समझने वाले हैं। तो बायोलॉजी में क्या होगा, हमारा टोटल बायोलॉजिकल सिस्टम हमें समझनी होगी। जो 9th में हम लोग पढ़ते टिश्यू के बारे में, 10th में हम लोग पढ़ेंगे वो सिस्टम्स के बारे में। ओके, 9th में क्या था, सेल था, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था। और इस बार हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चे लोग, तो सब सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम, जैसे डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके बारे में न्यूरॉन्स यानी ब्रेन, ये सब बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो रेडी हो गए ना? हाँ, कीप योर स्लीव्स अप, कृपया अपनी कुर्सी की बेटियां बांध दीजिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, बायोलॉजी द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लेट्स गो। तो हमने जिस तरह से बात की, हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 द लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हमें पता है कि कौन कौन से सिस्टम हम पढ़ने वाले। सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, और इसके अलावा कई सिस्टम्स ऐसी है जो हमें अपने लिए तो जरूरत होती है, जिससे हम लोग अपना सर्वाइवल देख सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, वरना तो काफी कुछ एक्सटिंक्ट हो जाता, खत्म हो जाता, जैसे डायनासोर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी बेसिक क्या होता है। देखो नेक्स्ट, सो बायोलॉजी की अगर बात करें, ये आपको कहीं भी लिखना नहीं है पर समझना है कि बायोलॉजी चीज क्या है। तो बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस that studies life and living organism, including their physical structure, chemical processes, molecular interactions, physiological mechanism, development and evolution। यानी बायोलॉजी में हम इतनी चीज को पढ़ने वाले हैं। कितनी चीज है, नेचुरल साइंस है बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले लाइफ के बारे में। क्यों देखने जाए तो साइंस के हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हम सब फिजिक्स के फिनोमेना समझते हैं कि भाई लाइट क्यों जल रही है। हाँ भाई, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई भी चीज बड़ी या छोटी क्यों दिखती है वो हमने समझा था। प्रिज्म क्या होता है वो थोड़ा सा समझा था। रेक्टेंगुलर ग्लास से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होता है ये हमने समझा था। तो ये सब फिजिक्स है जिसमें हम फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हैं। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं कि भाई लेड आयोडाइड को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो समझ लो एक ही साइंस की स्ट्रीम कि जिसमें हम लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिंदा लोगों के बारे में, जिंदे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो बायोलॉजी है। पर हमें उसमें पढ़ना क्या होता है, जिंदगी में पढ़ना क्या होता है, जिंदा चीजों में पढ़ना क्या होता है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जैसे हमारे पास 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, 1 टॉर्सो, इतनी चीज है हमारे पास, है ना। तो समझ लो वो फिजिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अमीबा की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक यूनिसेलुलर शेप चेंजिंग बॉडी है। ओके, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस जैसे कि मैं रेस्पायर करता हूं, आप रेस्पायर करते हो, हम सब रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर करना मतलब क्या, इनहेल एक्सहेल। तो हम लोग जब इनहेल करते हैं, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं, तो वो बेसिकली ऑक्सीजन जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दोस आर द केमिकल प्रोसेसेस। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूलर एक्सचेंज होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि ऑक्सीजन का हमारे खून में मिलना और हमारे खून में से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर के साइड एक्सहेल होना, दैट इज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल यानी हर एक की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं या तो 9 में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो, 8 और 9 दोनों में हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं। ओके, डेवलपमेंट यानी कोई भी स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होता है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि अर्थ जो लिविंग है
सबसे पहले एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ था जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होते होते इतनी सारे मैकेनिज्म, इतने सारे जीव, इतने सारी चीज बन गई है। हाँ, तो दे आर द डेवलपमेंट। ओके, एंड इवोल्यूशन। हाँ, हम इवॉल्व होते हैं। जैसे कि हमें डार्विन का इवोल्यूशन याद कर लो, तो वो इवोल्यूशन में क्या था कि भाई डार्विन ने समझा कि हम लोग पहले एक ऐप आते हैं, गूगल ऐप वाली ऐप नहीं, हाँ एपी ऐप, ठीक है। तो हम लोग पहले एक ऐप थे और वो ऐप में से हम कन्वर्ट होते होते आज इंसान बन गए हैं। हाँ, और हाँ कई बच्चों में होती है, अभी भी वो लक्षण होती है। देखो, सो बायोलॉजी रिकॉग्नाइज द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की तरह पढ़ते हैं। ओके, तो जीन्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, याद करो न्यूक्लियस में मैंने समझाया था 9th स्टैंडर्ड, और अभी भी कंफ्यूजन है तो हमारे रैंकर्स तरह प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो कि 9th का वीडियोस है जिसमें न्यूक्लियस, हेरिडिटी सब कुछ समझाया है, और हेरिडिटी के लिए हमारा पूरा एक चैप्टर है। ओके, तो वो हेरिडिटी के लिए यानी हमारा अपनी मम्मी और पापा की तरह दिखना, हमारे अपने मम्मी और पापा की तरह बिहेव करना, वो हेरिडिटी कहां से आती है? ड्यू टू जीन्स। याद करो, डीएनए, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, एंड द इवोल्यूशन एज द एंजिन दैट प्रोपेल्स, इवोल्यूशन को एक एंजिन के साथ कंपेयर किया है, दैट प्रोपेल्स द क्रिएशन एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज। यानी इवोल्यूशन है तो नई स्पीशीज बनती है और कई स्पीशीज खत्म होती है। इवोल्यूशन होती है तब कई स्पीशीज नई बनती है। जैसे कि हम लोग समझ लो कि एक डॉग के बारे में बात करते हैं, एक कुत्ते के बारे में बात करते हैं, तो एक कुत्ता समझ लो, एक कुत्ते के नॉर्मल ब्रीड से लेके आज देख लो कितने सारे ब्रीड है। हमारे पास सबसे सॉफ्ट और सबसे क्यूटेस्ट पपी भी है जिसको हम बोलते हैं पोमेरेनियन, और हमारे पास सबसे डेंजरस पिटबुल, समझ लो जर्मन शेफर्ड, इस तरह से कई ब्रीड्स हैं। they come from evolution। तो जैसे इवॉल्व हुए नई ब्रीड का क्रिएशन हुआ, और डायनासोर जैसे ब्रीड का एक्सटिंक्शन भी होता है। एक्सटिंक्शन होना यानी सब खत्म हो जाना। अब हम डायनासोर कुछ भी करें, डायनासोर हमें दिखने मिलेगा नहीं। सो स्पीशीज का इवॉल्व होना, वो सब कुछ हम बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और समझ लो 10th का बायोलॉजी काफी यूजफुल है और काफी मजेदार है। क्यों? क्योंकि हमने 9th में सिर्फ सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ा था। सेल और टिश्यू जिसको हम देख नहीं सकते थे। ओके, क्यों? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक था। पर अब देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ट, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ये सब चीज पढ़ने वाले जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हमारे पास है, हमारे पास उसकी फीलिंग है। जैसे कि हम अपने हार्ट पे हाथ रखते हैं, हमें ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट का पंपिंग, हमारे हार्ट की बीट्स पता चलती है। तो समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग कई स्पीशीज पढ़ने वाले, हम इवोल्यूशन पढ़ने वाले, हेरिडिटी पढ़ने वाले। तो समझ लो 10th का बायोलॉजी काफी मजेदार होने वाला है। ओके, काफी मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट, सो हम लोग शुरू करने वाले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने का। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली लाइन काफी इंपैक्टफुल मैंने लिखी है, जिससे आप लोगों को थोड़ा ना समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा हम बायोलॉजी में क्या क्या करने वाले हैं। देखो, as we know, Earth is the only living planet। हमें पता है, we know in galaxy we have the our galaxy, मिल्की वे, उसमें हमारे पास पूरा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारे पास 8 या 9 प्लैनेट है, जिसके लिए तो साइंस भी पूरा कंफ्यूज है कि प्लूटो को प्लैनेट में कैलकुलेट करें या ना करें, पर उसको हमारा बोली और समझ लो कि सारे प्लैनेट्स में सिर्फ एक अर्थ ऐसा है कि जिसके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग जादू के प्लैनेट के बारे में बात करने वाले नहीं है। पॉम 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 नहीं, हम लोग जादू के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अर्थ के बारे में बात करते हैं, एलियंस को साइड में रखते हुए। तो देयर आर लिविंग बीइंग्स हु लिव, डाई, अगेन टेक बर्थ एंड मीट विद द नेचर अगेन। हम लोग बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम लोग मर जाते हैं, मर जाने के बाद वापस जन्म लेते हैं, वापस मर जाते हैं, ये चालू ही रहता है, ठीक है। सो हाँ, हर बार अलग फॉर्म में जन्म लेते हैं। The living organism can be differentiated from the inanimate entities on various parameters। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को inanimate means जो भी हमारे यहाँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे कई पैरामीटर्स पे हम उसको डिफर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं, छूटा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन arises that how can we come to know that the being is living or not। हमारे यहाँ एक सवाल हो गया है कि
हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज जिंदा है या मर गया है? उसको जाके ऐसे पिंच करके चुगली खाने धीरे से तो वो हिलता है, तो वो जिंदा है, नहीं तो मर जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखो स्विंग मूवमेंट इज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। जो भी चीज हलती है, जो भी चीज घूमती है, फरती है, वो जिंदा है। और जो चीज हिल नहीं रही, ये हिल रही है नहीं, तो ये मुर्दा है, यानी कि नॉन लिविंग है। इस ऐसा बोल सकते हैं। जो मूवमेंट कैन बी समटाइम्स विजिबल और इनविजिबल। वो हमें समझा होगा कि कहीं मूवमेंट होती है जो विजिबल है, कई मूवमेंट होती है जो इनविजिबल है। कौन से विजिबल मूवमेंट है, कौन से इनविजिबल मूवमेंट है, वो भी समझोगा। They can be related to growth or not linked with the growth. कई मूवमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ दिखाती है, कई मूवमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ नहीं दिखाती है। So my question is, how can we come to know that being living is not? नहीं, कोई भी चीज जिंदा है या जिंदा नहीं है, वो उसे लिविंग या नॉन लिविंग हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन डाइजेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1। So digest, हाँ बेटा डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में से हमें टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया, एक पैराग्राफ नहीं दिया है, वो पूरा एक कंटीन्यूअस मूवमेंट में दिया है। तो कंटीन्यूअस जो चैप्टर है, इस वजह से क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जो आप लोगों ने 9th में फील भी किया है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम कितना लिखें, ठीक है। हाँ, कई लोग फुल मार्क्स पढ़ने का एडवाइस देंगे, कई लोग क्या करेंगे, फुल मार्क्स पढ़ो, ओशन पढ़ो, ओसवाल पढ़ो, पर नहीं, कुछ नहीं करना है। At the end of the year, the only thing that matter is mark and mark. So full marks का पढ़ के full marks नहीं लाना है, हम लोग नौनी यानी कि डाइजेस्ट पढ़ के full marks लाने वाले। तो मैं अब से हर एक वीडियो में जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट होते, मैं डाइजेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको समझाने वाला हूँ। क्यों डाइजेस्ट के? ताकि आपके पास एक रेफरेंस रह जाए पढ़ने के लिए, ताकि आपके पास एक वीडियो रह जाए समझने के लिए, और हर एक लाइन की एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊंगा। दैट मस्ट बी यूजफुल टू यू। सो फिर से एक बार बोल रहा हूं, डाइजेस्ट और पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन व्हाई यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट। ओके, यानी हम लाइफ को एक विजिबल मूवमेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं या नहीं डिफाइन कर सकते। सो हम लोग डेली एक्सरसाइज में कई चीज करते हैं, जैसे हम हरते हैं, फरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, कई काम करते हैं ना। तो हर एक मूवमेंट क्या है, विजिबल मूवमेंट है, जैसे कि रनिंग, च्यूइंग, साउंडिंग etc are common examples of the voluntary movement। हाँ, तो यहाँ पे ये मूवमेंट के एग्जांपल है, वो तो समझ गए, पर यहाँ पे एक वर्ड नया आया है, दैट इज वॉल्यूंटरी मूवमेंट। ओके, तो समझ लो हमारी बॉडी में कई मूवमेंट ऐसे हैं जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं। वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स है कि जो मूवमेंट हमारे दिमाग के हिसाब से चलती है, जो मेरे हिसाब से चलती है। जैसे कि मुझे हाथ को ऊपर करना है, ये मेरा हाथ ऊपर हो गया, हाथ को नीचे करना है, ये मेरा नीचे हो गया। मुझे जिस तरह से अपने हाथ को, अपने आंख को, अपने प्यूपिल को मूवमेंट देनी है, वो मूवमेंट दे सकता हूं। हाँ, समझ रहे हो? जैसे कि मुझे नोट करना है, यस यस, नो नो, यस नो, यस नो, तो समझ गए इतनी बात? ओके, तो जो मूवमेंट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। तो कई मूवमेंट ऐसी है जो अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने हिसाब से चलती है, वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलते हैं। देखो, so even animals, human when asleep, so breathing which is one kind of involuntary movement। so आगे नई मूवमेंट इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। कौन कौन सी मूवमेंट को मैं इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलूंगा, यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा हूं। तो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कौन कौन से एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे कि ब्रीथ करना। ओके, तो आप लोग बोलेंगे सर मेरा ब्रीदिंग तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट है, मैं जब चाहे अपने ब्रीदिंग को रोक सकता हूं, अपने सांस को रोक सकता हूं। हाँ, तो रोक लो, जब तक लेक्चर ना खत्म हो तब तक सांस छोड़ना नहीं है। रोक सकते तो रोक लो, नहीं रोक सकते ना, सही बात है। क्यों? क्योंकि हम ब्रीदिंग को एक स्टेज तक ही रोक सकते, उसके बाद हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो हम तुरंत करके ऑक्सीजन ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि समझ लो किसी बच्चे का दिल टूट गया है, और दिल टूट गया तो उसको गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया दिल तू छोड़ दे, अब ब्रीथ नहीं कर देंगे। तो दिल बोलेगा भाई काम कर अपना। हार्ट अपने हिसाब से काम नहीं करता है, हार्ट अपना बीटिंग स्टार्ट रखता है। कहीं आपका दिल टूटा या नहीं टूटा, दिल तो अपना धड़कने का काम करता ही है, तो दिल धड़कने दो, ठीक है, समझ लो। तो वो हार्ट का पंपिंग होना इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट
मूवमेंट है, अपने ब्रीदिंग के अंदर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है। अचानक से हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, और खाना हुआ जो एसोफेगस में जाना चाहिए उसकी जगह वो ब्रीदिंग पाइप में चला गया, तो हम तुरंत वो बैक आता है, तो उसको हम समझ लो हमें ऐसा करना है, नहीं भाई जाने दो ना, वो जाने दो ना, नहीं, वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है। हमें तुरंत इस तरह से खांसी आ जाएगी और खाना वापस आ जाएगा। हाँ, हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है, दे आर द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। सो कई मूवमेंट्स हमारे बॉडी में ऐसी है जो अपने हिसाब से चलती है, दे आर द वॉलंटरी मूवमेंट्स, और कई मूवमेंट हमारे बॉडी में ऐसी है जो अपने हिसाब से नहीं चलती है, दे आर द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ओके, समझ रहे हो? अब देखो वॉलंटरी मूवमेंट हो रही है व्हिच मींस इंसान जिंदा है या कोई भी चीज जिंदा है, पर इनवॉलंटरी मूवमेंट भी लिविंग का एग्जांपल देती है। जैसे ब्रीथ कर रहे हो तो अपने लंग्स फूल रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, फूल रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से इस तरह से फूलना कम होना, फूलना कम होना, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। किसी का हार्ट पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देख के नहीं पता चलता है, उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप चाहिए होता है। ओके, पता है डॉक्टर वाली राइट? हाँ। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कंसीडर्ड एज अ मूवमेंट। हाँ, प्लांट के ग्रोथ को हम मूवमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सीड है, वो सीड पूरा ग्रोथ कर रहा है, पर ये टाइम लैप्स पे बनाया हुआ वीडियो है, तो आपको पता नहीं चलेगा, ये ऐसा बैठ रहे हो तो आप कभी भी प्लांट के ग्रोथ को देख नहीं सकोगे क्योंकि वो काफी स्लो है। समझ गए? तो प्लांट का मूवमेंट जो एक मूवमेंट है पर उसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल। ओके, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इन एनिमल्स, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट may not be visible but still they indicate the life। अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रोथ कर रहा है, पर प्लांट ग्रोथ तो कर रहा है ना। अगर इफ इट इज ग्रोइंग देन इट इज लिविंग। ओके, सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर आल्सो इनविजिबल। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड अभी पंप हो रहा है, ब्लड कंटीन्यूअसली मूवमेंट ले रहा है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, काफी मॉलिक्यूल्स, वो सब कुछ दौड़ रहा है अपने हिसाब से। क्या हम अपने ब्लड को देख सकते हैं? नहीं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो इनविजिबल है, पर वो फिर भी अपनी बॉडीज को अलाइव रखता है। हाँ, समझ लो, हमारी बॉडी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बनी है। सर आपने तो बोला था सेल की बनी है, पर सेल किसके बने? मॉलिक्यूल्स के। और ये मॉलिक्यूल्स कंटीन्यूअसली थ्रू द लाइफ मूवमेंट में रहेंगे तब तक इंसान जिंदा है। जैसे ही ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट अटक गई, इंसान अटक गया, इंसान टपक गया। समझ लो। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इनफ। हम लोग सिर्फ एक चीज को समझ लो कि एक चीज देख के हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि इंसान जिंदा है या मर गया। जैसे कि कोई इंसान है जिसका पेट एकदम कम है और वो सो गया है और उसका पेट नहीं भर रहा, तो क्या इसको हम मुर्दा घोषित कर दो, उसको जाकर जला दे, और फिर जैसे वो थोड़ी सी आने लगेगी वो जब जाएगा, नहीं मैं जल रहा हूं, मैं जिंदा हूं, तो हम क्या करें? मिरेकल करते दौड़ेंगे? नहीं। तो देखो विजिबल मूवमेंट हो तभी जिंदा है ऐसी जरूरत नहीं है। समझ में आ गई इतनी चीज को? ओके, नेक्स्ट। सो व्हाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? यहाँ पे मैं पहले शॉर्ट में समझाऊंगा फिर मैं अंदर समझाता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होती है, मैं बीच में आया हूँ समझाने के लिए। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होती है? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बेसिकली हमारे बॉडी में हुआ ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ब्लड में रहते हैं रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो भी ब्लड लाइंस है ना, वो ब्लड लाइंस पे कंटीन्यूअसली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दौड़ते रहते हैं। एग्जांपल दो, जैसे कि सोच लो आप लोग साइकिल चला रहे हो और अचानक से आप लोग गिर गए, तो आपकी बॉडी डैमेज होती है, आपके सेल डेड हो जाता है, टिश्यू बिगड़ जाता है, टिश्यू फट जाता है, कई बार ये स्किन होती है, ये स्किन में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए सेलोटेप लगाते हैं? नहीं। खिली लगाते? नहीं। फेविकोल लगाते? नहीं। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ पट्टी बांधते हैं। तो पट्टी पट्टी के अंदर गम है? नहीं। तो फिर ये जो चीज है जिसके ऊपर यहाँ पे डैमेज हुआ है, ये जो स्किन हमारी फट गई है, वो रिपेयर कैसे होती है? सो वो होती है ऑटो हीलिंग से। समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो होती है ऑटो हीलिंग से। तो ऑटो हीलिंग कैसे होती है? हम खुद ब खुद हील कैसे हो जाते हैं? तो उसके लिए जिम्मेदार है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली हवा में रहे ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वहां पे नई स्किन बनना स्टार्ट हो जाता है 2 या 3 दिन में। समझ रहे हो? हाँ, तो समझ लो, जैसे यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रही है तो यहाँ से प्लेटलेट बाहर नहीं आएंगे, तो यहाँ से ब्लीडिंग
कंटिन्यूअस स्टार्ट रह जाएगी। पर नहीं, प्लेटलेट्स बाहर आती है, प्लेटलेट्स प्रोसेस करते हैं और प्लेटलेट की वजह से ये यहाँ पे इस तरह से पूरा कवर हो जाता है। समझ गए? तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। अगर देखो मैं ब्रीथ कर रहा हूं और ब्रीथ करता हूं तो ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स में, पर ऑक्सीजन की जरूरत है अभी मेरे दिमाग को, ऑक्सीजन की जरूरत है मेरे आंख को, ऑक्सीजन की जरूरत है मेरे हाथ को। तो यहाँ पे मुझे हाथ को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे नाक लगाऊंगा, इस तरह से नाक आ जाएगा? नहीं, मेरे एक ही नाक है और आप लोगों का भी एक ही नाक है, तो उसमें से आप जो भी ब्रीथ करते हो वो ब्रीदिंग लंग्स में से ट्रांसफर होता है बाय द ब्लड टू द फिंगर्स। समझ रहे हो? तो वो क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ लंग्स से यहाँ तक पहुंचना भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट है और वो भी जरूरत है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे बोला ही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, वो तो हमें पता ही है। Due to natural wear and tear, the orderliness of the structure of body may be lost. Natural wear and tear, कई बार नेचुरल होता है, कई बार हम गिर जाते हैं, तो वो भी होता है। नेचुरल क्या होता है, जैसे कि हम लोग बाहर गए, बाहर घूमने गए, बाहर बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत सारी गर्मी है, उसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर के सेल्स है वो सेल्स डेड सेल्स बन जाते हैं। आपने वो देखा ही है, वो फेस वॉश के ऐड में था, ये स्किन के डेड सेल्स हटा है, तो वही चीज है। तो वो नेचुरल वियर एंड टियर है। अगर नेचुरल वियर एंड टियर होता है तो बॉडी की जो भी स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाती, यानी रोज एक एक सेल मर जाता, तो समझ लो कि 3 दिन में तो हमारे हाथ के सब सेल खत्म हो जाते, फिर दूसरे हाथ के सेल खत्म हो जाते, पर ऐसा होता नहीं है। सो therefore molecular movement are needed for repair and maintenance of the body which keeps body alive। यानी molecular movement रहेगी, ब्लड घूमता रहेगा, ऑक्सीजन घूमता रहेगा, तो जिससे हम लोग जिंदा रह पाएंगे। हमारे अंदर के जो भी डैमेजेस है उसको रिपेयर और मेंटेन करने के काम मॉलिक्यूलर मूवमेंट करेगी। रिपेयर करना अभी समझाया मैंने, रिपेयर करना मींस स्क्रू फिट नहीं करना है, पर ऑटोमेटिकली जो हीलिंग होती है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस यानी हम लोग समझ लो पूरा दिन थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं हम फ्रेश होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा दिन का जो भी वियर एंड टियर है वो रात को सोने की वजह से वो पूरा मेंटेनेंस हो जाता है, वो पूरा सर्विस हो जाता है। समझ लो कि हम पूरे फ्रेश हो जाते हैं सुबह को। सो ये पूरी फ्रेशनेस आनी चाहिए रोज सुबह, वो किसकी वजह से आती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। परफेक्टली, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो नाउ next and the most scientific question, the bhayankar most scientific question, what are the life processes and explain some important life processes। actually ये question number 3 है। okay, आपको डाइजेस्ट में इसको कर देना है भयंकर मोस्ट एमपी, और यहाँ पे मैं जो ये प्रोसेस समझाने वाला हूँ वो डाइजेस्ट में से नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमनली समझा रहा हूँ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन-कौन सी बन रही है, तो देखो द मेन प्रोसेसेस दैट कैरीज आउट बाय लिविंग organisms are nutrition, respiration, transportation, excretion। nutrition means हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाना फिर खाना का एसोफेगस में से स्टोमक में जाना, स्मॉलर इंटेस्टाइन में जाना, लार्जर इंटेस्टाइन में जाना, तो वो पूरा डाइजेशन सिस्टम पूरा न्यूट्रिशन में आ जाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअली व्हेन वी आर ईटिंग इट्स ग्लूकोज, पीछे आएगा तो समझोगा। तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है कि जिसमें से मुझे एनर्जी यानी एटीपी मिले, तो वो काम करता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल। सो समझ लो ये जो O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकालना, इट्स अ रेस्पिरेशन। हार्ट का पंपिंग होने की वजह से पूरे बॉडी लाइनअप में ब्लड का दौड़ना, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे बॉडी में से जो भी वेस्ट को बाहर निकालना होता है वो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। पता है ना? सही बात है। तो देखो क्या होती है न्यूट्रिशन और इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट सर यहाँ पे समझ लो द ह्यूमन बॉडी, किसकी बात कर रहे हैं लोग? हम लोग ह्यूमन बॉडी की। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स केमिकल कंपाउंड्स सच एज वाटर, पानी। हाँ, हमारे बॉडी में पानी होता है जिसको केमिकली हम लिखते हैं H2O के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स इट्स बेसिकली कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स इट्स बेसिकली कार्बन। और एक बात समझ लो कि कार्बन ईच एंड एवरीथिंग, अत्र तत्र सर्वत्र हर एक जगह पे कार्बन है। मेरे में भी कार्बन है, आप में भी कार्बन है, ये बॉडी में भी कार्बन है, ये लकड़े में भी कार्बन है, आपके हाथ में जो पेन है वो भी कार्बन है, आपके हाथ में जो पेज है वो भी कार्बन है।
तो हर एक चीज में कार्बन होता है, तो कार्बन का एक फॉर्म जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स, और वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी बॉडी में पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड किससे बना होता है? प्रोटीन। फैटी एसिड होता है जो लिपिड से बनता है, लिपिड यानी फैट मॉलिक्यूल्स। पिज्जा, एग्जैक्टली। द न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड और रिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी निकाल दो तो आरएनए और डीऑक्सी लगा दो तो डीएनए। ओके, सब कुछ आएगा। आज के लेक्चर में हमें चैप्टर नहीं खत्म करना है, तो होले होले जाएंगे। सो these compounds are composed of elements such as, यानी हमारी बॉडी में इतनी चीज चाहिए हमें, कौन कौन सी? वाटर भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, अमीनो एसिड भी चाहिए, फैटी एसिड भी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड भी चाहिए। तो ये कंपाउंड किससे बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीजों से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो देख लो, तो ये सब चीजें हमें बॉडी में से मिलती कहां से है? तो वो मिलती है हमें न्यूट्रिशन में से, हम लोग खाते हैं ना। तो देखो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, डिफाइन न्यूट्रिशन। So nutrition is the process of taking in food and converting into energy and other vital nutrients required for life. Vital nutrients कई ऐड में आता है, बॉर्नविटा, ये बच्चों को vital nutrients देते हैं। तो बेसिकली हम जब भी फूड खाते हैं तो वहाँ एड में भी बोलते हैं ना कि भाई बच्चे ने फूड खाया नहीं है, बच्चे ने फूड ऐसा छोड़ दिया है, तो वो vital nutrients जैसे बॉर्नविटा से मिल जाते हैं। फालतू चीज बोल रहे हैं वो बात छोड़ दो, पर हम लोग तो खा रहे हैं ना। तो जिस न्यूट्रिशन क्या है कि जिससे हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड राइट डाउन द फुल फॉर्म एटीपी, दैट्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा फूड का खाना और फूड का एनर्जी और वाइटल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना, वो पूरा प्रोसेस न्यूट्रिएंट है। ओके, न्यूट्रिशन है। सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे? जिसमें से न्यूट्रिशन मिलता है, इसको न्यूट्रिएंट बोलेंगे। हमारा साग रोटी दाल भात, दैट इज न्यूट्रिएंट, होलसम फूड। ओके, All living organisms need nutrients for proper function and growth. हाँ, हमें खाना चाहिए क्योंकि हमें प्रॉपर फंक्शनिंग करना है, हमारा हार्ट का प्रॉपर फंक्शन रहना चाहिए, हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन रहना चाहिए, जिससे हम दौड़ते रहे, अपना काम करते रहे। तो हमें खाना खाना चाहिए, साथ में ग्रोथ तो करना ही है। क्यों? आप जन्मे तब इतने थे, तो क्या अभी भी इतने हो? नहीं, आप इतने तो हो ही गए हो ना। तो वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, सो ये बात हो गई हमारी। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? तो ग्रीन प्लांट एक्सिबिट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर केमिकल्स, सनलाइट। हमें पता है कि प्लांट जो होता है वो प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, जो अपने आप से बनाता है, खुद पे बनाता है, खुद अपना फूड बनाता है। दैट्स ऑटो ट्रॉफिक खाना। ऑटोट्रॉफिक यानी ट्रॉपिकल सिचुएशन को मैनेज करके वो अपने क्लोरोफिल की वजह से अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तरफ से वो अपना फूड खुद बनाता है, जिसमें वो यूज कौन क्या क्या चीज करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, सनलाइट का यूज करता है, वाटर जो रूट में से निकाल के यूज करता है। ओके, तो वही चीज ऑटोट्रॉफिक होती है। Plants are autotrophs and they have an autotrophic mode of nutrition. They perform photosynthesis to prepare their own food. But animal cannot produce their own food. समझ लो कि प्लांट है तो प्लांट अपने हिसाब से टमाटर या कुछ भी बनाता है, अपना फूड खुद बना सकता है। हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। क्यों? समझ लो, आपको लगेगा सर मम्मी तो अपना फूड खुद बनाती है, पर बेटा मम्मी फूड में यूज करती है सब्जियों को ही। जैसे कि मुझे अचानक से भूख लग गई है और मैं सोचूंगा मैं सनलाइट में जाकर खड़ा रह रहा हूँ इस तरह से जादू की तरह, और मैगी दे दो, फिर यहाँ से क्या मैगी आने शुरू हो जाएगी? नहीं, मैगी के लिए या तो हमें कोई भी फूड खाना है तो उसके लिए हम प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मींस एनिमल, कोई भी लिविंग बीइंग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। मींस जिसके भी पास क्लोरोफिल नहीं है वो लिविंग बीइंग, वो जिंदा इंसान या जिंदा चीज वस्तु खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो दे आर द हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट they are heterotrophic. So animals are grouped into heterotrophic mode of nutrition. वो कौन से हो गए वो समझोगे? तो उसमें हेटेरोट्रॉफिक आता है as the depend on plants for food.
प्लांट अपना फूड खुद बनाता है तो ऑटोट्रॉफिक है, और एनिमल अपना फूड खुद बनाता है तो वो हेटेरोट्रॉफिक है। ओके, now all vertebrates including humans, some unicellular organisms such as amoeba exhibit the holozoic mode of nutrition। वो holozoic mode of nutrition में आपको जब पूरा न्यूट्रिशन समझोगा तब समझोगे holozoic क्या होता है। वो पूरा इस तरह से अमीबा अपना सूडोपोडिया बनाएगा, समझाया था मैंने 9th में, और वो अपने सूडोपोडिया से फूड का टोटल इनहेल कर देगा, वो पूरा खा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो दूसरे स्टेप पे जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी देख लो यहाँ पे ये आरबीसी है, वो ऑक्सीजन को इस तरह से ट्रांसफर कर रहा है, एक जगह से ले रहा है दूसरी जगह पे छोड़ रहा है, एक जगह से ले रहा है दूसरी जगह पे छोड़ रहा है, जैसे कि एएमटीएस अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाँ एसटी जिसको बोलते हैं जीएसआरटीसी गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी चीज ले जा रही है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में, so transportation and transportation system in plants and animals are entirely different obviously, क्योंकि हम ये चैप्टर में एनिमल प्लांट दोनों के बारे में बात करने वाले, तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी डिफरेंट है अपने हिसाब से। So in animals transportation is carried out through the circulatory system, through the circulatory system. This system includes the heart, the blood and blood carrying vessels। तो यहाँ पे देख लो कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी चीज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होती है, ब्लड, हार्ट, पंपिंग सिस्टम, वो पूरा चीज होता है, ठीक है। प्लांट्स हैव पर्टिकुलर टिश्यू कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज फॉर द कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स। तो हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमारे पास होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड कैरिंग ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज। ओके, पर प्लांट के पास वो क्या होता है, तो उसके पास होता है वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फिलम होती है, जो हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो देखो वैस्कुलर टिश्यूज इंक्लूड जाइलम एंड फिलम, जिससे वो पानी और फूड को ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके, सो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द शूट सिस्टम, यानी पानी को रूट से लेके शूट तक ले जाना है। ये ऊपर का जो भी पॉइंट होता है उसको शूट बोलते हैं, नीचे का जो भी पॉइंट होता है उसको रूट बोलते हैं। तो रूट से पानी को लेके शूट तक ले जाना है तो वो काम करेगा जाइलम, और फूड को अपर या लोअर दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ग्रीन प्लांट यानी जो भी पत्ते होते हैं वो पत्ते क्या करेगा, फूड को ऊपर या नीचे ले जाता है, तो वो काम कौन करेगा, फिलम। ओके, तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट, और ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट चलो मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जिससे हम अपने केमिकल को कंट्रोल करते हैं, यानी मेनली हम एनर्जी गेन करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्वड इन कंट्रोलिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो उसको हम बोलते हैं कैटा एंड एनाबॉलिज्म। ओके, कैटाबॉलिज्म जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिलीज्ड। ये सिर्फ इंट्रो है, मेनली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हर एक चीज वन बाय वन समझाने वाला हूं। और एनाबॉलिज्म जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, यानी देख लो दो चीज होती है, हम फूड को गेन करते हैं, फूड खाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और एनर्जी स्टोर करके रखते हैं पूरे दिन इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ओके, तो देख लो नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पायर करना मतलब ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, अभी समझा। सो रेस्पिरेशन इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज द बर्निंग ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में दो चीज होती है, गैसेस का एक्सचेंज होना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो दैट्स अ रेस्पिरेशन। और साथ में वो क्या करता है, फूड को बर्न करता है, व्हिच मींस ग्लूकोज पार्टिकल को वो ब्रेक डाउन करता है इनटू द एटीपी। Animals have well defined respiratory system for respiration. Animals के पास पूरा respiration system होता है। In the process of respiration, glucose is broken down to extract energy. पूरा फॉर्मूला आएगा। Okay, it is redox reaction which can take place with or without oxygen. अगर वो ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसको बोलेंगे एरोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पायर हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एटीपी बना रहा है, दैट्स एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो
एनर्जी के ऑक्सीजन के प्लेस मींस ऑक्सीजन के साथ और विदाउट, विद और विदाउट अगर वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एटीपी को रिलीज कर रहा है, किस में से? माइटोकॉन्ड्रिया में से, तो वो हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या होता है? रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, एंड द लास्ट रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन हमें पता है, जैसे कि अभी बोला कि कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर अभी नहीं दिख रहे, तो हर एक इंसान या तो हर एक ऐसे समझ लो कि हर एक लिविंग बीइंग अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देता है। क्यों? अपनी जो भी लाइफ है, अपनी जो भी स्पीशीज है, उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। कोई भी ह्यूमन है या तो कोई एनिमल है या तो कोई भी लिविंग बीइंग है, वो लिविंग बीइंग अपनी जो भी स्पीशीज है उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। इसके लिए जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, मींस री अगेन प्रोड्यूस होना, फिर से बनना। So the biological process of reproducing their offspring determines the continuity of the species generation and transition। यानी अपने स्पीशीज को अपने हिसाब से बनाना, जनरेशन के बाद जनरेशन को जन्म देना, वो होती है रिप्रोडक्शन सिचुएशन। दो तरह के रिप्रोडक्शन आते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें ऑफस्प्रिंग को बनाना होता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, यानी मेल एंड फीमेल साथ में मिलकर जो भी रिप्रोडक्शन करेंगे उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, यानी एक सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बनता है, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर 8 में दोनों चीज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दिस एक्सप्रेशन, यानी हमारी बॉडी में जो भी फूड को हमने खाया है, वो फूड, वो पानी, वो सब कुछ चीज जो यूजफुल फॉर्म है उसको हमने एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब कर लिया है, पर जो भी वेस्टफुल चीज है उसको बॉडी के बाहर रिलीज करना पड़ता है, नहीं तो वो फूड रह जाता है अंदर, वो एज अ कचरा वो अंदर रह जाएगा और फिर वो धीरे धीरे खराब होता है, डिकम्पोज होता है, फिर वो इन्फेक्शन के फॉर्म में डेथ तक ले जाता है। सो अपनी बॉडी में जो भी कचरा है उसको बाहर निकालने की सिस्टम, यानी उसको एग्जिट करने की, उसको रिमूव करने की सिस्टम, या तो ह्यूमन है या तो लिविंग बीइंग है या तो एनिमल है या तो प्लैनेट है, प्लांट है, तो उसको बोलेंगे एक्सक्रेशन। सो एक्सक्रेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट, हां टॉक्सिक, 110% इज अ टॉक्सिक वेस्ट। ओके, सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। अगर वो अंदर रह जाती है तो वो अंदर इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। So there are various mode of expression and it generally differs with different types of living species। तो देख लो, plants produce waste products in the form of two gases। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को एज अ एक्सप्रेशन बाहर निकालता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पायर होने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखो एक चीज समझ लो कि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब वो ब्रीथ करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक मिथ है जो मैं आपको बस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मिथ बस्ट कर रहा हूँ कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज तो करता ही है। Whenever plant is respiring, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। हम अभी तक एक ही चीज को सोच रहे थे कि भाई ऑक्सीजन, प्लांट हमेशा ऑक्सीजन ही रिलीज करता है, नहीं, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तभी वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, बाकी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? सो दे एक्सक्रेट दिस गैसेस थ्रू द स्ट्रक्चर एंड स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा पोर्स क्या होता है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, सो एनिमल्स हैव एन एक्सक्रेटरी सिस्टम। एनिमल के पास इस तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है, जो यही चैप्टर में हम समझने वाले हैं। उसमें होता है कपल्स ऑफ किडनीज, यानी दो किडनी होती है, आइकॉन के लिए नहीं होती है, वो एक्सप्रेशन के लिए होती है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यानी ये पूरा सिस्टम हमारे पास होता है जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हम समझेंगे। किडनी, किडनी में एक स्ट्रक्चर यूनिट होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये जो किडनी है, ये किडनी के काफी पार्ट निकालता है, ये छोटा वाला जो भाग रहता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, जिसका डायग्राम हमें प्रिपेयर करना है। ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन द प्योर ब्लड विल सर्कुलेट बैक टू अदर पार्ट्स। यानी ये क्या होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम कुछ नहीं करता, सिर्फ एक चीज करता है, वेस्टेज को फिर से एक तरह से चेक करता है, इसमें से यूजफुल जो भी होता है उसको वापस भेजता है और जो भी वेस्टफुल होता है उसको बाहर निकालता है। Okay, so back to other part and extracted waste products are passed through the ureter। ureter में से बाहर निकलता है, जो हम छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह से छोटी उंगली दिखा के दौड़ते हैं ना, वो वाला। Okay, the urinary bladder collects urine which is excreted through urethra। ये पूरा सिस्टम हम बाद में समझने वाले हैं। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे एक चीज काफी सारी समझ लो कि हमें लाइफ प्रोसेसेस थ्रू दिस चैप्टर काफी सारी सिस्टम पढ़नी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था।
अब हर लेक्चर में हर एक सिस्टम को पूरे डिटेल में पूरे डायग्राम के साथ हम लोग प्रिपेयर करने वाले, तो रेडी हो जाओ। और हाँ, डाइजेस्ट में से आपको चैप्टर ये चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन 2 बार लिखना है, मिड डे देनी है 2 बजे, ओके पक्का? थैंक यू।